जी, कल हम खर्चों की बात करते हैं। रिपेयर अलाउंस माइनस करने की इजाज़त है, इंश्योरेंस माइनस करने की इजाज़त है, लोकल टैक्सेस माइनस करने की इजाज़त है, ग्राउंड रेंट माइनस करने की इजाज़त है, इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करने की इजाज़त है, और यानी कि EFGA की पॉइंट था ऑलमोस्ट। और पॉइंट H में हमने पढ़ा था कि कलेक्शन चार्जेस या एडमिन चार्जेस माइनस करने की इजाज़त है। तो लेकिन ये एक्चुअल माइनस करने की इजाज़त नहीं है। कैमरे के सामने से हट जाओ भाई, क्या हो रहा है? ये एक्चुअल माइनस करने की इजाज़त नहीं है। एक्चुअल और 4% ऑफ रेंट चार्जेबल टू टैक्स विच एवर इज लोअर माइनस करने की इजाज़त है। ओके, ग्रॉस को, हाँ अच्छा जी, पॉइंट आए। लीगल चार्जेस, अगर आपके खिलाफ केस हो गया कोर्ट में तो लीगल चार्जेस भी आपको माइनस करने की। अगर कोई बंदा ये कहता है कि ज़मीन आके मेरी है और आप उसके खिलाफ कोर्ट में केस कर देते हैं तो ऐसी सूरत के अंदर भी खर्चा माइनस करने की इजाज़त है। ओके, पॉइंट जे। पॉइंट जे में वो बताने लगे जी बैड डेट माइनस करने की इजाज़त है। बैड डेट ये होता है जी, कुछ भी नहीं है, बस आप लोन लेने गए बैंक से मोर्टगेज में, तो बैंक ने कहा आप सिक्योरिटी रखवा दें कोई चीज़, आपने सिक्योरिटी रखवा दी, इसको मोर्टगेज कहते हैं। बैंक ने लोन दे दिया आपको, आपने उस लोन पे इंटरेस्ट पे कर दिया, इंटरेस्ट खर्चे के तौर पे माइनस करने की इजाज़त है। अच्छा जी, हाँ जितना साल भी केस चलेगा लीगल चार्जेस माइनस करने की इजाज़त है। पॉइंट जे। पॉइंट जे के अंदर मोहतरम वो बात ये करना चाह रहे हैं कि बैड डेट माइनस करने की इजाज़त है। बैड डेट क्या है? आपने घर किराए पे दिया और किराएदार किराया लेके भाग गया। अब जो किराएदार किराया लेके भाग गया तो आपको दुख होगा, इस दुख को खर्चा कहेंगे। ये दुख या ये खर्चा माइनस करने की इजाज़त है। पढ़ें जी, वेयर देर आर रीजनेबल ग्राउंड्स टू बिलीव, यानी यहां पे ये यकीन किया जा सके, जहां ये उम्मीद हो, वेयर देर आर रीजनेबल ग्राउंड्स टू बिलीव डेट अनपेड रेंट इज इरिकवरेबल। क्या अनपेड रेंट आपका क्या है? इरिकवरेबल है। अनपेड, किराएदार उसको अनपेड कहेगा, मालिक मकान तो कहेगा मुझे अभी तक रिसीव नहीं हुआ। तो अनपेड रेंट इज इरिकवरेबल, रिकवर नहीं हो सकता। जहां ये मुनासिब ग्राउंड्स अवेलेबल हैं कि अनपेड रेंट रिकवर नहीं हो सकता, तो एक अलाउंस माइनस करने की इजाजत है इक्वल टू अनपेड रेंट। अनपेड रेंट को कहते हैं बैड डेट। इक्वल टू बैड डेट, बुरा उधार, यानी कि बंदा पैसा नहीं देके गया, तो फिर बैड डेट माइनस करने की इजाजत है। एन अलाउंस का मतलब क्या है? अलाउंस का मतलब है यानी उतनी एग्जैक्ट अमाउंट। उधर तो अलाउंस था ना, रिपेयर अलाउंस, वो 1/5 था, ये एग्जैक्ट अमाउंट होगी। तो एग्जैक्ट अमाउंट बैड डेट की आपको माइनस करने की इजाजत नहीं है, वो माइनस करने की इजाजत है। तो बैड डेट आपको खर्चे के तौर पे माइनस करने की इजाजत है, लेकिन इसके लिए 3 शर्तें पूरी होनी चाहिए। नंबर 1, टेनेंसी वॉज बोनेफाइड। टेनेंसी वॉज बोनेफाइड। बोनेफाइड का मतलब है कि रेंट एग्रीमेंट बना हुआ है जिस पे ओनर और किराएदार का नाम आ रहा है। बोनेफाइड का मतलब होता है ओरिजिनल डील होनी चाहिए आपकी। तो बोनेफाइड का मतलब, ऑनलाइन वाले भी बच्चे बाद में पूछते हैं तो अभी उर्दू में लिख लें ताकि बाद में आपको पूछना ना पड़े। बोनेफाइड का मतलब है रेंट एग्रीमेंट बना हुआ है जिस पे ओनर और किराएदार का नाम आ रहा है, यानी ऐसे हवाई बातें ना हो। रेंट एग्रीमेंट बना हुआ है जिसमें ओनर और किराएदार का नाम आ रहा है। जी अब्दुल्ला, वो किधर है, क्या है? अब्दुल रहमान, हाथ खड़ा करें। कल छुट्टी की थी, हाथ खड़ा करें अगर कल छुट्टी की थी तो। यार हाथ होगी यार, खड़े हो जाएं, चलें खड़े रहें। ओके, टेनेंसी वॉज बोनेफाइड। टेनेंसी वॉज बोनेफाइड का क्या मतलब है? ओरिजिनल रेंट एग्रीमेंट बनाओ। नेक्स्ट, द डिफॉल्टिंग टेनेंट। डिफॉल्टिंग टेनेंट कौन सा किराएदार है? बैठ जाएं। डिफॉल्टिंग टेनेंट कौन सा किराएदार है? जो भाग गया है। क्या लेके भाग गया है? पैसे लेके भाग गया है, किराया लेके भाग गया है। द डिफॉल्टिंग टेनेंट हैज वेकेटेड द प्रॉपर्टी। द डिफॉल्टिंग टेनेंट हैज, उसने घर भी आपका छोड़ दिया है। द डिफॉल्टिंग टेनेंट हैज वेकेटेड द, या फिर वो ऐसा तगड़ा है, या फिर वो ऐसा तगड़ा है कि आपने उसको जाके कहा, किराएदार है ये, आपने किराएदार को कहा आप ओनर हैं, ये किराएदार है, आपने जाके किराएदार को कहा निकल, किराएदार ने कहा चल तू निकल।
तो और स्टेप्स हैव बीन टेकन, और स्टेप्स हैव बीन टेकन, ब्राइटनेस का इशू तो नहीं आ रहा, और स्टेप्स हैव बीन टेकन टू कंपेल द टेनेंट टू वेकेट द प्रॉपर्टी, और स्टेप्स ले लिए गए हैं टू कंपेल द टेनेंट टू वेकेट द प्रॉपर्टी। ये स्टेप्स ले लिए गए हैं और उसे कहा गया है कि भाईजान आप प्रॉपर्टी छोड़ दो, टू वेकेट द प्रॉपर्टी, लेकिन वो नहीं छोड़ा। तो दो सूरतें हो सकती हैं, देखें इधर, या तो डिफॉल्टिंग टेनेंट ने प्रॉपर्टी छोड़ दी है, या छोड़ नहीं रहा, आपने स्टेप्स ले लिए हैं टू कंपेल द टेनेंट टू वेकेट द, आपने बड़ा जोर लगाया है वो प्रॉपर्टी छोड़ दे, लेकिन वो प्रॉपर्टी छोड़, आला दर्जा तो ये आप प्रॉपर्टी छुड़वा लें, लेकिन अगर आप प्रॉपर्टी नहीं छुड़वा पाते तो क्या हाल है, आप नहीं आप स्टेप्स शो करें, एफबीआर को शो करें, देखो मैं गया था, मैं बंदे बुंदे कराए थे, लेकिन वो अकेला ही बंदा काफी था और मेरी सारी कोशिशें नाकाम है, वो नहीं घर छोड़ा। और अगली शर्त, कई दफा ऐसा होता है एक ही बंदा आपके एक से ज्यादा घर किराए पे लिए होते हैं, एक ही बंदे ने आपके एक से ज्यादा घर किराए पे लिए होते हैं, तो ऐसी सूरत के अंदर जो है वो जो दूसरे घर हैं आपके उनसे भी आप उसे निकाल चुके हो। एंड द डिफॉल्टिंग टेनेंट इज नॉट इन द ऑक्यूपेशन ऑफ एनी अदर प्रॉपर्टी ऑफ द ओनर, पर्सन से मुराद ओनर। डिफॉल्टिंग टेनेंट के पास आपकी और कोई प्रॉपर्टी भी नहीं है। अच्छा जी, तो जिस प्रॉपर्टी का अभी वो किराया लेके भागा है उसके बारे में या तो उसे आप निकाल दें, स्काई ब्लू लाइन, या कोशिश करें उसे निकालने की, और इसके अलावा कोई और प्रॉपर्टी अगर उसने आपके किराए पे ली हुई है तो उससे भी उसको निकाल दें। पॉइंट 2, अगली शर्त बैड डेट माइनस करने की, ओनर हैज इनिशिएटेड द लीगल प्रोसीडिंग, और आपने कोर्ट में उसके खिलाफ क्या कर दिया है, कार्रवाई शुरू कर दी है, केस शुरू कर दिया है, या आपने उसे कहा मैं तेरे खिलाफ केस कराने लगा हूं, मैं बड़े बड़े लॉयर हायर करूंगा, उसने कहा मैं जज करा लूंगा, और ही बिलीव दैट लीगल प्रोसीडिंग वुड बी यूजलेस। आपने इसको कहा मैं तेरे खिलाफ केस करूंगा, इसने कहा तू मेरे खिलाफ केस करेगा, तेरी हिम्मत कैसे होगी मेरे खिलाफ केस करने की, चल बोल। हमने कहा नहीं यार नहीं करता, मैं जा रहा हूं। आप जो है वो बेचारा मुंह नीचे करके जो है वो चले गए। अच्छा, ओनर हैज इनिशिएटेड द, या तो आपने इसके खिलाफ कोर्ट में केस कर दिया है, या आपको लगता है इसके खिलाफ केस करने का कोई फायदा नहीं, ये नामी ग्रामी पहलवान है, नामी ग्रामी जो है वो बदमाश है इलाके का, तो इसके खिलाफ केस करके मेरे खिलाफ ही केस होना है, इसलिए छोड़ो बरे। और तीसरी शर्त, अनपेड रेंट हैज प्रीवियसली बीन इंक्लूडेड अंडर द हेड इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड टैक्स हैज बीन पेड ऑन इट। ये 2010 का साल है, आपने इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में रेंट डाला, 10 लाख आपको रिसीव हुए, और 2 लाख रिसीव नहीं हुआ लेकिन रिसीवेबल है। तो अब आप मुझे बता दें कि टोटल आपका किराया कितना बना, 12 लाख। ऑब्वियसली इसमें से आपने खर्चे वगैरह माइनस किए होंगे, और खर्चे माइनस करके आपकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी आ गई होगी, रिपेयर अलाउंस वगैरह माइनस किया होगा, और इस पे फिर आपने क्या जमा कराया होगा, टैक्स। ये 2 लाख 2010 में रिसीवेबल थे और आपको उम्मीद थी ये दे जाएगा। 2011 का साल आया तो आपने उसकी बड़ी मिन्नत की, समाजत की, आपने उसे कहा भाईजान पैसे दे दो, उसने पैसे नहीं दिए, आपने उसे घर से भी निकाल दिया, आपने उसके खिलाफ कोर्ट में केस भी कर दिया। अब लॉ मेकर कहता है यार आपको ये माइनस करने की इजाज़त है। अब 2011 के अंदर जब आप इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी निकालेंगे तो 2011 के अंदर जो भी रेंट आ रहा होगा, लोगों की कई प्रॉपर्टीज रेंट पे होती हैं, तो जो भी रेंट आ रहा होगा आपका, उस रेंट में से आपको खर्चे माइनस करने की इजाज़त है। उसमें एक खर्चा तो रिपेयर अलाउंस है, वो तो माइनस करते ही हैं,
एक खर्चा होगा बैड डेट, बुरा उधार। ये वही वाला 2 लाख होगा जिसको पिछले साल हमने रिसीवेबल में डाला था, लेकिन अब उसको माइनस करेंगे या प्लस करेंगे। तो पिछले साल इनकम में गया था और इस साल किस में चला जाएगा? खर्चे में चला जाएगा। नोट कर लें जी। जी बिल्कुल, तीनों। इसको कटवाया ओके नेक्स्ट। तो 2 लाख इस साल इनकम में गया था, इस उम्मीद पे कि पैसे शायद आ जाएं। रिसीवेबल था, रिसीव करना था आपने, अभी उससे रिसीव नहीं किया था, लेकिन अगले साल वो पैसे नहीं आए। तो जब अगले साल वो पैसे नहीं आए तो अब ये अमाउंट किस में चली जाएगी? खर्चे में चली जाएगी। तो एक दफ़ा इनकम में गई, अगले साल खर्चे में चली गई। Unpaid rent has previously been included under the head income from property. Unpaid rent has previously been included under the head income from property. Unpaid rent has previously been included under the head income from property. आगे क्या लिखा हुआ है? And the tax has been, और इस पे टैक्स भी पे हो चुका है। अब जाहिर बात है ये इनकम में गया और इनकम में जाके इस पे टैक्स भी पे हो गया। तो जब टैक्स पे हो गया तो इसका मतलब है आपने तो इस पे इनकम में डाल के टैक्स दे दिया, लेकिन अब ये 2 लाख तो आपको आया ही नहीं। तो जो आया ही नहीं तो अब वो किस में चला जाएगा? खर्चे में चला जाएगा। अब इस फिक्रे को याद कर लें। अनपेड रेंट, ये अनपेड रेंट हैज प्रीवियसली बीन इंक्लूडेड इन इनकम एंड टैक्स हैज बीन पेड ऑन इट। ये 3 शर्तें हैं। 3 शर्तें जब पूरी होंगी तो बैड डेट माइनस करने की इजाजत है। जब आप ये बैड डेट माइनस करना चाहेंगे ना 2 लाख को, जब आप ये 2 लाख माइनस करना चाहेंगे तो एफबीआर वाले आपसे 3 सवाल पूछेंगे। पहला सवाल, ओ भाईजान इस बंदे को आपने घर से निकाल दिया है? जी निकाल दिया है। गुड। इसके खिलाफ कोर्ट में केस कर दिए, ये पैसे नहीं दे रहा? जी कर दिए। गुड। अच्छा भाईजान अगर जो है वो आपने इस अमाउंट को पास्ट में कभी इनकम में डाला है? जी बिल्कुल। उस साल टैक्स दिया था? जी बिल्कुल। ये 3 शराइत पूरी हो गई। अगर तीनों की तीनों शराइत पूरी होंगी तो फिर ऐसी सूरत के अंदर ये बैड डेट माइनस करने की इजाजत है। अगर इनमें से एक भी शर्त पूरी ना हो तो फिर बैड डेट माइनस करने की इजाजत नहीं है। जी सेम ईयर का सवाल भी कर लेंगे कोई। ओके फिलहाल मैंने अगले साल जाके इसको डाला है। तो ये तीनों के दरमियान में देखें क्या लिखा हुआ है? एंड। तीनों के दरमियान में क्या लिखा हुआ है? एंड का क्या मतलब है? तीनों शराइत पूरी हों। आप उसे घर से निकाल चुके हों, पहली शर्त। दूसरी शर्त, कोर्ट में उसके खिलाफ केस कर चुके हों। और तीसरी शर्त, वो अमाउंट इनकम में जाके उस पर क्या लग चुका हो? टैक्स लग चुका हो। क्लियर? अच्छा अच्छा भाई क्या ऐसा हो सकता है कि 2012 में वो बंदा खुद ही आ जाए पैसे लेके? 11 में आपको यकीन हो गया था वो पैसे नहीं ला रहा, लेकिन 12 में वो खुद ही पैसे लेके आ जाए। 2012 में आपको 1.5 रिसीव हुआ, पूरा 2 लाख या 1.5?
आप बता दें 1.5 के साथ क्या सलूक करें, इसको इनकम में डाल दें। 1.5 को किस में डाल दें? इनकम में डाल दें। 1 मिनट पहले मैं पढ़ लूं, फिर उसके बाद जो है वो नोट कीजिएगा। अब आपको खुशी होगी ना 1.5 मिलने पे। वेयर एनी अनपेड रेंट अलाउड एज खर्चा, वेयर एनी अनपेड रेंट अलाउड एज खर्चा इन 2011, इन 2000 इस सारा का सारा या थोड़ा सा रिकवर्ड? सारा रिकवर हुए, थोड़ा थोड़ा डेड। द रिकवर्ड डेड shall be chargeable in the year of receipt। चार्जेबल का क्या मतलब है? टैक्सेबल। चार्जेबल का क्या मतलब है? टैक्सेबल। यानी जिस साल ये पैसे मिले उस साल आप इनकम में डाल देंगे आप। जी पढ़ें आप इसको दोबारा। Where any unpaid amount, where any unpaid amount is allowed as deduction, and आगे क्या लिखा हुआ है? And it is wholly or partly recovered। आगे क्या लिखा हुआ है? The amount shall be chargeable to tax in the year in which it is received। तो अब किसी के जहन में ये ना है कि ये डबल इनकम में ऐड हो गई है, कि इधर भी 2 लाख इनकम में ऐड हुआ था और इधर भी वही वाला 1.5 लाख इसका ऐड हो रहा है। ऐसी बात नहीं है बिल्कुल भी। देखें ना, इधर 2 लाख इनकम में ऐड भी हुआ था और फिर अगले साल माइनस भी तो हुआ था, तो ओवरऑल इफेक्ट तो 0 हो गया था इसका। तो अब दोबारा जब 1.5 लाख आया तो इसको इनकम में डालना पड़ेगा हमें। टैक्स दे चुके थे, लेकिन अगले साल जो है वो इतना टैक्स सेव भी तो कर लिया था माइनस करके फिगर। अगले साल जब ये फिगर माइनस हुई होगी तो अगले साल टैक्स कम हुआ होगा, तो उतना टैक्स सेव भी तो हो गया। तो अब ये डबल इनकम में ऐड नहीं हो रहा। कल तक कर लेंगे नोट? कर लिया 2012 नोट? मेहरबानी। जिस हेड के अंदर खर्चा था इनकम ऑफ प्रॉपर्टी, ओके करें चलें फिर आगे। अच्छा, वेयर एनी अनपेड रेंट इट अलाउज एज डिडक्शन इन 2011 में डिडक्शन अलाउ है ना, इज होली और पार्टली रिकवर्ड इन 2012। allowed as reduction in 11 is recovered in 12। the amount recovered shall be taxable in the year of receipt। जिस साल वो रिसीव हुई। रिसीव किस साल हुई है? 2012 में। अगले हफ्ते आपका टेस्ट होगा चैप्टर 4 का। किस दिन होना टेस्ट? सैटरडे को। ओके, बल्कि चैप्टर 4 इनकम प्रॉपर्टी दोनों का कर लें। इनकम प्रॉपर्टी भी उससे ख़त्म हो गया होगा। मैं पूछ नहीं रहा था। ओके, पॉइंट नंबर 3 को अभी छोड़ दें। पॉइंट नंबर और जो चैप्टर रनिंग में चल रहा होता है वो तो बंदे को वैसे ही याद होता है। पॉइंट नंबर 3 ये हम बाद में पढ़ेंगे। दिस प्रोविजन इज सेम एज सेक्शन 34 का 5। सेक्शन 34 अभी तो हम पढ़ ही नहीं रहे, यही हम इनकम फ्रॉम बिजनेस के चैप्टर में पढ़ेंगे। दिस प्रोविजन इज सेम एज सेक्शन 34 का 6, ये भी हम इनकम फ्रॉम बिजनेस के चैप्टर में पढ़ेंगे। जो ऑनलाइन वाले बच्चे जूम की मीटिंग के अंदर सवाल पूछेंगे कि ये कब होगा, उनको मैं जवाब नहीं दूंगा। गौर से सुना करें इसी वक्त बैठ के। 3 और 4 हमने नहीं पढ़ा, ये हम बाद में पढ़ेंगे, मे बी आफ्टर 2 to 3 months। ओके चलें जी। अब पीछे कौन सा पॉइंट रह गया? 5 और 6। 3 और 4 को पेंडिंग पे डाल दिया। 5 और 6 ये भाईजान इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है। इसकी कोई ग्रॉस रिसीट है और इसमें से आपको पता है खर्चे माइनस करने की
इजाज़त है। उसमें से एक खर्चा है मिसाल के तौर पे इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग, ऐसे ही है, इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग 3 मिलियन फ़र्ज़ करें ये खर्चा है। ये एक साहब हैं, ये है उसकी इनकम फ्रॉम, उन्हीं साहब की इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। इनकम कैपिटल गेन में मैंने क्या कहा था, शेयर वगैरह बेचते हैं आप, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन की भी कोई ग्रॉस रिसीट है। ग्रॉस रिसीट में से इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में भी क्या माइनस होंगे, खर्चे। इसने क्या किया, इसने इनकम कैपिटल गेन कैलकुलेट करा था तो इधर उधर देखा, ऐसा कर सकते हैं? क्यों? जो खर्चा जिस हेड का है उस हेड में भी माइनस कर लें और एक दो और हेड में भी माइनस कर लें, खैर है, खर्चा तो है ना। तो ऑब्वियसली भाईजान इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग कैपिटल गेन के चैप्टर में माइनस नहीं हो सकती, क्योंकि कैपिटल गेन के चैप्टर के तो अपने खर्चे होंगे शेयर्स के। ये करने की इजाजत, ये बताने की जरूरत थी लॉ मेकर को, या ये ऑब्वियस सी बात थी? बताने की जरूरत नहीं थी, ऑब्वियस सी बात थी, सादा सी बात थी। इतनी सी बात भी बताने की क्या जरूरत है, ये तो ऑब्वियस सी बात है कि जो खर्चा जिस हेड का है वो खर्चा वहीं से माइनस करने की इजाजत है। ये इस तरह की एक और मिसाल आपको दे दूं, आपके घर का बिजली का बिल और साथ वालों के घर का बिजली का बिल, आपके घर का बिजली का बिल आपने पे करना है, साथ वालों के घर का बिजली का बिल साथ वालों ने पे करना है, दोनों आपने पे नहीं करने। तो जो खर्चा जिस हेड का है वो वही माइनस होगा, किसी और हेड में जाके माइनस नहीं होगा। पहले इसको पढ़ लें फिर नोट कर लें, लेकिन चेहरा शरीफ ऊपर रखें और जो टेंटिव नहीं थे वो बूथा शरीफ ऊपर रखें। एनी खर्चा अलाउड एज रिडक्शन अंडर दिस हेड, देखें एनी खर्चा अलाउड एज रिडक्शन अंडर दिस हेड, एनी खर्चा अलाउड एज deduction under this head shall not be allowed under any, shall not be allowed under an other head, ये किसी और हेड में माइनस नहीं होगा। नोट कर लें, इस तरह दिल में संभालें इसको। एनी खर्चा अलाउड है रिडक्शन अंडर दिस हेड shall not be allowed under an other head। इधर आओ, कल वाला सुनाओ जरा, हाथ इधर करो आगे, कल वाला सुना सकते हो? मंडे को सारा सुना सकते हो चैप्टर 4 इनकम ऑफ प्रॉपर्टी जितना पड़ा है, सुना दोगे? वरना ये तैयार है, फिर तैयार हो इसके लिए या तैयारी के लिए? ये खा लोगे या पढ़ के आओगे? ओके एनी खर्चा अलाउड एज रिडक्शन अंडर दिस हेड, चले मैं बोल देता हूं दोबारा, एनी खर्चा अलाउड एज रिडक्शन अंडर shall not be allowed under any other head। ठीक है जी, भाई के कपड़े आप तो नहीं पहन के आएंगे ना? ओके, पॉइंट नंबर 6, अब्बू की बड़ी जलाली तबीयत थी। अब्बू ने बड़े भाई को बुलाया, अपने नहीं, अपने बेटे को, यानी अब्बू ने अपने बेटे को बुलाया, ठीक है, और बेटे को बुला के कहा, बेटा ये काम घर में नहीं हो सकते, ना तेरे दोस्त इधर आ सकते हैं, ना तू अम्मी के खाने में कमियां निकाल सकता है, ना तू मेरी नाफरमानी कर सकता है, और ना तुझे इंटरनेट इस्तेमाल करने की इजाज़त है। तो अब्बू ने बड़े भाई को बुला के कुछ चीज़ें मना की। अब थोड़ी देर में
छोटा भाई आया, आप बताएं जब छोटा भाई आएगा तो छोटा भाई उसको अब्बू दोबारा चीजें बताएंगे या बड़े भाई के कान में मुंह से कुछ बोल देंगे? बड़े भाई के कान में क्या कह देंगे? जाओ छोटे को भी ये 4 असूल बताओ, जिंदगी के रहनुमा और सुनहरी असूल। जाओ छोटे को भी ये 4 असूल बताओ, या टाइम जाया करेंगे और दोबारा छोटे को बताएंगे सारे असूल? आसान तरीका क्या है बोलें? बड़े के लिए रूल बना दिए, वही किसको बता दें? छोटे को बता दें। या बार बार जो भी घर में आ रहा हो उसके लिए अब्बू रिपीट करें ये रूल? बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, एक चैप्टर है हमारी बुक में इनकम फ्रॉम बिजनेस, एक चैप्टर है हमारी बुक में इनकम फ्रॉम बिजनेस। उसमें 9-10 खर्चे हैं, 9-10 खर्चे। मिसाल के तौर पे खर्चा है फाइन टू गवर्नमेंट, हुकूमत को फाइन पे किया। मिसाल के तौर पे खर्चा है एक्सपेंस पेड इन कैश, को खर्चे हैं कैश में पे किए। असल में कैश में अगर आप बड़ी अमाउंट पे कर देना, तो भाई ने भाई से बात कर ली है, कैश में अगर आप बड़ी अमाउंट पे कर दें तो ऐसी सूरत में वो खर्चा भी हुकूमत हमें माइनस नहीं करने देती। इनकम फ्रॉम बिजनेस के चैप्टर में हम एक लिस्ट पढ़ेंगे, ये अबू तो जरा इधर से, इनकम फ्रॉम बिजनेस के चैप्टर में हम एक लिस्ट पढ़ेंगे कि कौन कौन से खर्चे माइनस करने की इजाजत नहीं है, क्योंकि उनकी नेचर में मसला है, उनकी नेचर में मसला है। तो बिजनेस के चैप्टर में हम कुछ खर्चे पढ़ेंगे जिनकी नेचर में मसला है और वो खर्चे माइनस नहीं हो सकते। क्लियर? अच्छा, अब बिजनेस के अंदर कॉलेज वालों को, कॉलेज वाले बिजनेस इनकम कमा रहे हैं, तो आपकी फीस में से बिजली के बिल माइनस करने की इजाजत है, आपकी फीस में से उनको जो है वो टीचर्स की सैलरी माइनस करने की इजाजत है, आपकी फीस में से बिल्डिंग का रेंट माइनस करने की इजाजत है, आपकी फीस में से जनरेटर का पेट्रोल माइनस करने की इजाजत है, आपकी फीस में से कैमरामैन को दिए गए पैसे माइनस करने की इजाजत है, आपकी फीस में से ये सारी चीजें माइनस करने की इजाजत है लगे। लेकिन अगर कॉलेज वालों ने हुकूमत को कोई फाइन पे कर दिया तो लॉ मेकर कहता है ये बुरी हरकतें कर रहे हैं, ये खर्चा हम इनको माइनस नहीं करने देंगे। या लॉ मेकर ये कहते हैं वो खर्चे जो तुमने कैश में पे किए, जिनका सबूत नहीं है तुम्हारे पास, बैंक का तो सबूत होता है किसके अकाउंट में पैसे जमा कराए, उन खर्चों को भी हम माइनस नहीं करने देंगे। हाँ, बिजनेस के चैप्टर में हम पढ़ेंगे छोटे मोटे खर्चे कैश में पे हो सकते हैं, लेकिन बड़े बड़े खर्चे कैश में पे नहीं हो सकते। तो काफी मिसालें पढ़ेंगे हम बिजनेस के चैप्टर में, वो खर्चे वहां पढ़ेंगे जो माइनस करने की इजाजत नहीं है। अब बिजनेस के चैप्टर में जितने भी बुरे खर्चे हो सकते थे उनकी लिस्ट बिजनेस के चैप्टर में डाल दी गई। और अगर आपके पास किताबें हैं तो बिजनेस का चैप्टर निकाल लें, दूसरा सफा, पेज नंबर 1, दूसरा सफा मैं कह रहा हूं 131 के एंड पे हेडिंग देखें क्या है? डिडक्शंस नॉट अलाउड का किताबें ले ली होंगी ऑनलाइन वालों ने। डिडक्शन नॉट अलाउड का क्या मतलब है उर्दू में? खर्चे माइनस करने की इजाजत। और ये देखें ये सफा अगले पे भी चल रहा है, उससे अगले सफे पे आए उधर भी चल रहा है, उससे आगे उधर भी चल रहा है, ये 3-4 सफों पे तफसील चल रही है, काफी लंबी तफसील। ऐसे मैंने अपनी तरफ से नंबर दिया 4, 5, 6। तो बिजनेस के चैप्टर में 9-10 खर्चे हम पढ़ेंगे जिनकी नेचर में क्या है और वो माइनस करने की इजाजत। तो जब बिजनेस के चैप्टर में एक लिस्ट बन गई कि कौन कौन से खर्चे माइनस करने की इजाजत नहीं है, तो वो लिस्ट हर चैप्टर में दोबारा बने। क्या इसका हल होना चाहिए? रेफरेंस दे दिया जाए। ये जरा इंग्लिश पढ़िए, अब ये आपको समझ आ रही है इंग्लिश? पॉइंट 6 में अच्छा, इधर दा की जगह अगर दोज होना तो बड़ा मजा आए। दोज डिडक्शंस विच आर नॉट अलाउड अंडर द हेड इनकम फ्रॉम, वो वाली डिडक्शंस जो बिजनेस में माइनस करने की इजाजत, क्योंकि उनकी नेचर में मसला है ना, उनकी नेचर में मसला है, बुरे खर्चे हैं। विल ऑल्सो नॉट बी अलाउड अंडर द हेड इनकम फ्रॉम, वही खर्चे प्रॉपर्टी में अगर आप कर दें उस तरह के खर्चे तो माइनस करने की इजाजत
भाईजान ये पिछला पॉइंट बिल्कुल डिफरेंट था, उसमें ये था जो खर्चा माइनस कर सकते हैं वो उसी हेड में कर सकते हैं, किसी और में नहीं कर सकते, वो अलग बात थी, वो अलग बात थी। अब क्या बात है, ये अच्छे खर्चों की बात हो रही थी, पॉइंट 5 में अच्छे खर्चों की बात हो रही थी कि ये अच्छा खर्चा है, बिल्कुल माइनस करो, लेकिन दो दो जगह माइनस ना करो, डबल डबल माइनस ना करो, एक दफा माइनस करो। पॉइंट 5 में ये बात हो रही थी। 6 में क्या बात हो रही थी, 6 में बात हो रही थी खर्चा अच्छा है ही नहीं, खर्चे की नेचर ही क्या है, बुरी। तो जो खर्चे अपनी नेचर में बुरे हैं उनकी लिस्ट हमने किस चैप्टर में पढ़नी है। अब वही सारी लिस्ट इस चैप्टर में डाली जाए या इस चैप्टर में उसका रेफरेंस डाल दिया जाए, इस चैप्टर में उसका रेफरेंस डाल दिया जाए। Those deductions which are not allowed under the head income from business will also not be allowed under the head income from, वो खर्चे यहां भी माइनस नहीं हो सकते। अब स्टिल इतनी लंबी बात करने के बाद फिर भी लोग सवाल पूछते हैं, ऑनलाइन वाले स्पेशली, तो इसलिए उर्दू में मैं लिखवाने लगा हूं ताकि आप लोग सवाल ना पूछें। उर्दू में इस बात की समरी लिख लें। बिजनेस में बुरे खर्चों की लिस्ट दी हुई है, इस सफ़े कहने पे बहुत जगह है। बिजनेस में, बिजनेस के चैप्टर में बुरे खर्चों की लिस्ट दी हुई है। पॉइंट 6 का मतलब बता रहा हूं, बिजनेस के चैप्टर में बुरे खर्चों की लिस्ट दी हुई है। एग्जाम्पल गिवन, फाइन टू गवर्नमेंट, एग्जाम्पल गिवन, फाइन टू गवर्नमेंट। बिजनेस में बुरे खर्चों की लिस्ट दी हुई है, फॉर एग्जाम्पल फाइन टू गवर्नमेंट। उर्दू में अंग्रेजी फिट करनी आती है आपको। फॉर एग्जाम्पल फाइन टू गवर्नमेंट। अगर अच्छा, मैंने पहली लाइन क्या लिखवाई है, बिजनेस के चैप्टर में बुरे खर्चों की लिस्ट दी गई है, एग्जाम्पल गिवन फाइन टू गवर्नमेंट। अगर उस तरह का बुरा खर्चा प्रॉपर्टी के चैप्टर में करें, अगर उस तरह का बुरा खर्चा प्रॉपर्टी के चैप्टर में करें तो यहां भी माइनस नहीं हो सकता। अगर उस तरह का बुरा खर्चा प्रॉपर्टी के चैप्टर में करें तो यहां भी माइनस नहीं हो सकता। ओके, so that was all about section 15A. So let's move towards section 16. Section 16, Example 1. Mr. Baba rented out his house to Qasim on Yakam September 12 at a monthly rental of, the fair market rent is 90,000. किस साल की हमने इनकम निकालनी है, 30 जून 13 की, फिर 30 जून 14 की और फिर 30 जून 15 की, 13 की, 14 की और 15 की। फिलहाल मैं सिर्फ 30 जून 13 की इनकम निकाल रहा हूं। जितना सवाल मैंने हाईलाइट किया है उसको सामने रख के तो बता दें जी, यकम सितंबर 12 को अगर घर किराए पे दिया, अटेंटिव हो जाए, नींद पूरी करके आया करें। यकम सितंबर 12 को अगर हमने घर किराए पे दिया तो कितना अरसा घर किराए पे रहा, कौन कौन सा महीना उठाएं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। तो यकम सितंबर से 30 जून 13 तक कितना अरसा बनता है, यकम सितंबर से 30 जून 13 तक कितना अरसा बनता है, 10 महीने। तो 10 महीने घर किराए पे रहा। लेट स्टार्ट, रजिस्टर पे नोट करना शुरू करें सॉल्यूशन। ये भाईजान बनेगा टैक्स ईयर 2013 और हेडिंग होगी हमारी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी।
रेंट, एक्चुअल किराया कितना है और फेयर मार्केट किराया कितना है? एक्चुअल किराया 80,000 है और फेयर मार्केट किराया हायर ऐड करें कितना? 90,000। और कितने महीने घर किराए पे रहा? 10 महीने। जवाब क्या आ गया? 9 लाख रुपए। ओके अच्छा जी, अब एक अगली चीज है जो आपने गौर से समझनी है, वो ये है कि जब कभी घर किराए पे दिया जाता है तो मालिक मकान किराएदार से किराए के अलावा भी पैसे लेता है। मिसाल के तौर पे मालिक मकान ने किराएदार को कहा कि तुम मुझे हर महीने लाख रुपया दिया करो किराया, और साल का किराया होगा 12 लाख, 12 लाख साल का किराया होगा मिसाल के तौर पे, और इसके साथ तुम मुझे 4 लाख भी दो। अब किराएदार ने पूछा ये 4 लाख किस बदले? वो कहते हैं सिक्योरिटी के बदले, अमानत तुम्हारे पैसे रख रहा हूं मैं, और जब कभी तुम घर छोड़ के जाओगे तुम्हें ये पैसे वापस कर दूंगा। ये पैसे मैं इसलिए रख रहा हूं कि मुझे डर है कहीं तुम कोई किराया शराया लेके भाग ना जाओ। तो किराएदार अगर मान जाता है तो फिर किराएदार ये पैसे भी देता है। तो मालिक मकान किराएदार से सिक्योरिटी के तौर पे कुछ पैसे मांगता है। इन पैसों को नॉन एडजस्टेबल रेंट कहते हैं। इन पैसों को नॉन एडजस्टेबल रेंट कहते हैं। नॉन एडजस्टेबल क्यों कहते हैं इसकी वजह सुन लें। मिसाल के तौर पे मालिक मकान ने किराएदार को कहा कि तुम मुझे लाख रुपया हर साल किराया दो, तो टोटल किराया तुमने मुझे देना है साल का 12 लाख, और इसके साथ तुम मुझे 4 लाख और दो। ये सिक्योरिटी के तौर पे मैं तुम्हारे पैसे रख रहा हूं, तुम्हें वापस कर दूंगा जब तुम घर छोड़ के जाओगे। तो किराएदार ने कहा वो जो 12 लाख है उसमें कुछ कमी होगी इस 4 लाख पे करने की वजह से, कि 12 लाख जो मैंने तुम्हें किराया देना है लाख रुपया, क्या वो भी थोड़ा कम हो जाएगा इस 4 लाख की वजह से? कहता है नहीं, इसका उससे कोई ताल्लुक। तो क्या जो 12 लाख है वो एडजस्ट होके कम होगा 4 लाख की वजह से? नहीं कम होगा। इसका मतलब है 4 लाख को कहते हैं नॉन एडजस्टेबल, यानी ये रेंट से एडजस्ट नहीं होगा। जैसे आपने कभी किसी स्कूल के अंदर नए स्कूल में एडमिशन लिया हो तो वहां आप जमा करवाते हैं एडमिशन फीस। एडमिशन फीस अलग होती है, ट्यूशन फीस अलग होती है। तो आप जब ट्यूशन फीस देने लगते हैं तो आप पूछते हैं कि मैंने एडमिशन फीस दे दी है, इसकी वजह से ट्यूशन फीस एडजस्ट कर दो। तो वो कहते हैं नहीं, ट्यूशन फीस अलग है, एडमिशन फीस अलग है। तो ये पैसे किराए के अलावा होंगे, ये पैसे किराए के अलावा होंगे। क्लियर? ये थी जी बात, ये पैसे किराए के अलावा होंगे। अब वो पैसे कितने हैं वो जरा देखते हैं। इन एडिशन टू मंथली रेंट, क्योंकि मंथली रेंट का तो हमने जो भी करना था सलूक कर लिया ना, मंथली रेंट के साथ जो सलूक करना था कर लिया। इन एडिशन टू मंथली रेंट, मंथली रेंट के अलावा, इन एडिशन टू मंथली रेंट, कासिम ऑल्सो अग्रीड टू पे, किराएदार ऑल्सो अग्रीड टू पे 6 लाख एज नॉन एडजस्टेबल एडवांस। कासिम ने 6 लाख रुपया नॉन एडजस्टेबल किराए के तौर पे या नॉन एडजस्टेबल एडवांस के तौर पे देने को एग्री कर लिया। इसका मतलब है अगर मैं मालिक मकान के जूते पहनूं तो मुझे किराया भी आता रहेगा और ऊपर के पैसे भी एक आए, एंड डेट इज रुपीज 6 लाख। इस 6 लाख का करना क्या है? अगर अकल लगाएं तो ये 6 लाख रिफंडेबल होते हैं, यानी ये 6 लाख वापस करने होते हैं जब भी कभी टेनेंसी एग्रीमेंट खत्म होगा, यानी किराए का एग्रीमेंट खत्म होगा, ये 6 लाख वापस करने हैं। लेकिन ये 6 लाख जो वापस करने हैं असूली तौर पे दिल में आ रहा है कि इसको इनकम में ना डालें, क्योंकि वो पैसे ही क्या जो अमानत के तौर पे आए और वापस कर दिए, ये तो मेरी इनकम नहीं बनेगी। इनकम तो वो होती है जो पैसे मेरे पास हमेशा के लिए आ गए, ये तो मैंने अमानत के तौर पे लिए हैं और एंड पे क्या कर देने हैं। लेकिन लॉ मेकर शायद कह रहे हैं कि इन पैसों को आप घर में इस्तेमाल करके कोई ना कोई कारोबार छोटा मोटा शुरू कर सकते हो, ये डर है मुझे, इसलिए मैं चाह रहा हूं कि इन पैसों को भी आप इनकम में
डालो। अब 6 लाख अगर पूरा इनकम में डाल दिया तो टैक्स पेयर परेशान हो जाएगा, इसलिए 16 का 1 आगे बढ़ा और उसने कहा मैं बताता हूं 6 लाख को कैसे इनकम में डालना है। वेयर द ओनर ऑफ अ बिल्डिंग, वेयर द ओनर का नाम क्या है? वेयर द बाबर ऑफ अ बिल्डिंग। चलो, वेयर द बाबर ऑफ अ बिल्डिंग। वेयर द बाबर, वेयर द ओनर ऑफ अ बिल्डिंग receives from किराएदार an amount which is not adjustable against the, इस अमाउंट का रेंट से कोई ताल्लुक नहीं है, उसके अलावा ये अमाउंट है 8 यानी 6 लाख। 8 shall be chargeable under the head income from, इसको किस हेड में डाल दो? इनकम फ्रॉम इन द ईयर इन विच इट वॉज रिसीव्ड, यानी 2013 का साल, एंड द फॉलोइंग 9 years इन इक्वल प्रोपोर्शन। ऑथर की अमाउंट को 3 सालों में इनकम में डालते थे, लेकिन उसमें 1 साल ये होता था और पिछले 2 साल होते थे। इधर 1 साल ये और अगले 9 सालों में इसको आहिस्ता आहिस्ता इनकम में डाल दो। यानी कितने सालों में इनकम में डालो? तो सिंपल 10 से डिवाइड कर दें इसको। इस 6 लाख को पूरा इनकम में डालो या थोड़ा थोड़ा करके? इस 6 लाख को पूरा इनकम में नहीं डालना, इस 6 लाख को थोड़ा 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 10 दफा थोड़ा करके आपने इसको इनकम में डालना है। नॉन एडजस्टेबल एडवांस कितना है जी? सबर सबर, पहले मुझे नोट करने दें। इसको कितने सालों में इनकम में डालो? और ये 10 महीने कोई और चीज है, ये तो इतने महीने घर किराए पे रहता है, इस 10 का इस 10 से कोई ताल्लुक नहीं है, ये तो 1 महीना भी हो सकता था इधर। बस 6 लाख को कितने सालों में इनकम में डालने? 10 सालों पे, चाहे जिस दिन मर्जी घर किराए पे दिया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस 6 लाख को आपने सिंपली 10 से डिवाइड कर देना है। जवाब क्या आ गया? अब आपने 6 लाख को 10 से डिवाइड करके 2013 में भी इनकम में डालेंगे, 14 में भी डालेंगे, 15 में भी, 16 में भी, 17 में भी, 18 में भी, 19 में भी, 20 में भी, 21 में भी, 22 में भी। 10 साल इस 6 लाख को 10 से डिवाइड करके जो है वो इनकम में डालते रहेंगे, यानी 60 हजार को इनकम में डालते रहेंगे। जवाब क्या आ गया? अभी नोट नहीं करना, 9 लाख। और मशहूर जमाना रिपेयर अलाउंस ने कहा मुझे भी तो लिफ्ट करवाओ, रिपेयर अलाउंस माइनस कर दें। 960,000 इंटू 1/5, 192,000। और आगे जवाब बताएं क्या आया? चलें जी, पहला साल हमारा खत्म हुआ न्यूमेरिकल का, दूसरा साल अब शुरू करेंगे। पहला साल नोट कर लें। अगर 10 सालों से पहले छोड़ जाए, अगर ये हो जाए, ये अगर वाले सवाल हम सारे मंडे को लेंगे। फिलहाल अभी जितना हमारे सिलेबस और लॉ में है वो पढ़ते हैं पहले। ओके यार, ये इस तरह का रजिस्टर लो जिस तरह का आई कैप के अंदर जो क्वेश्चन पेपर होता है उतनी लाइनों वाला। ये भी नहीं सही, ये भी नहीं सही, ये भी नहीं सही, ये भी नहीं सही, ये शायद सही लग रहा है। ओके चलें जी। अच्छा, आगे मैं सवाल नहीं पढ़ा। अगले साल यही किराएदार रहेगा और इससे हम किराया लेंगे, लेकिन अगले साल तो पूरे साल फिर किराए पे लेगा ना। इस साल तो पहली दफा आया था किराएदार, तो अगले साल तो पूरे साल किराए पे रहेगा। तो अगले साल की इनकम निकालें जी। टैक्स ईयर 2014, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। अच्छा, इस पे टैक्स भी पे होगा, लेकिन टैक्स ऑब्वियसली मैं भी निकाल नहीं रहा, वो आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। इस पे टैक्स भी पे होगा, ऐसे ही है ना। अच्छा, इनकम ऑफ प्रॉपर्टी अगले साल की, रेंट बोले 90,000। सबर 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 सबर, लेकिन मल्टीप्लाई कितने महीनों से करें? 12 महीनों से करें। इंटू 12 महीने बोले तो 1080,000। ओके, ये रेंट हो गया। नॉन एडजस्टेबल अमाउंट
पुराना अमाउंट पिछले साल वाली कितनी है 6 लाख। वैसे तो लिखने की जरूरत नहीं, इसको 10 से डिवाइड करें, वो अमाउंट पिछले साल हमने निकाल के रखी हुई है 60,000, उस रखी हुई अमाउंट को भी यूज कर सकते हैं। तो 60,000 को इनकम में डालें, जवाब कितना आ गया 1140,000 और इन द एंड क्या माइनस करें, रिपेयर अलाउंस 1140,000 इंटू 1/5 बोलें तो 80 ज्यादा जीरो नहीं हो गया, 228,000। जवाब बता दें क्या आया 2 लाख 9,12,000 और इसके ऊपर फिर टैक्स आ जाएगा। साथ साथ याद करते रहें ऑनलाइन वालों हजरात, ये आने वाले दिनों में बिल्कुल टाइम नहीं मिलना, और लेक्चर किसी के पेंडिंग है वो जल्दी जल्दी कवर करें। ये टाइम आने वाले दिनों के लिए छोड़ेंगे तो दिन कोई नहीं आने, छोटी ईद बड़ी ईद, उसमें और पता नहीं मैंने क्या क्या काम दे देना है। ये ईदें अब अगले साल ही बनाएं, आप इस साल ज़रा पढ़ाई पे फोकस करें। मुझे अभी भी याद पड़ता है एक दफ़ा हमारे पेपरों के दिनों में कोई ईद आ गई थी, तो ईद का पहला दिन तो मेरा बिल्कुल भी ज़ाया नहीं हुआ था, दूसरे दिन 1 घंटा ज़ाया हो गया था, कुछ मेहमान आ गए थे तो मजबूरन उनके पास बैठना पड़ा। लेकिन ये टाइम ज़ाया ना किया करें बिल्कुल, ईद के दिन भी बंदा कंफर्टेबली 13-14 घंटे पढ़ सकता है। नहीं, आई एम सीरियस। ये जो आपकी जो भी 2-3-4 ईद की छुट्टियाँ हुई, पता नहीं आप लोग ज़बरदस्ती करवा रहे हैं जो, तो ये जो छुट्टियाँ होंगी ईद की 24 घंटे हैं, उसमें से आप 6 घंटे सोने के लिए निकाल दें तो बाकी कितने बच के पीछे 18 घंटे, 2 घंटे आप नमाज़ों के लिए और खाने के लिए निकाल दें, पीछे कितने बच गए 16 घंटे। पढ़ बंदा। यानी कि ईद पे आपने ये टारगेट रखना है कि जैसे मेरा ईद के फ़ौरन बाद आई कैप का पेपर है तो पिछला वाला 1 महीना तो मैं कवर करूँ ना, ताकि वो आखिरी महीने में मुझे रिवीजन के लिए टाइम ना निकालना पड़े। तो ये इसी तरह के लोग फिर आगे बढ़ते हैं और इतने आगे चले जाते हैं कि बस नहीं वापस नहीं बुलाना पड़ता। अच्छा ओके जी, तो कितने लोग सोच रहे हैं इंशाल्लाह ईद पे लूट मचा देंगे खा के। अच्छा, कासिम विकेटेड द हाउस ऑन 31 जनवरी 15। कासिम ने घर कब खाली कर दिया 31 जनवरी 15 को। असल में ना एक थोड़ा सा इस तरह का घर में माहौल बना लें कि जो भी मेहमान आया करें तो घर वाले उसको कह दिया करें ये सीए कर रहा है, तो फिर थोड़ा अर्सा बाद मेहमानों को भी पता चल जाएगा अच्छा सीए कर रहा है, ठीक है चलो ठीक है, कोई नहीं इंशाल्लाह फिर बाद में मिल लेंगे, अभी 5.5 साल इसको मिल लेंगे इंशाल्लाह। इस तरह का अगर बन जाए ना तो बड़ा ज़बरदस्त हो जाए। मैं बता रहा हूँ ये फुल टाइम काम है, जिस तरह घर वाले कहते हैं ना मैट्रिक कर लो आगे मज़े हैं, तो ये 5.5 साल पढ़ लें आगे मज़े हैं। अच्छा, मैट्रिक में बस सही नंबर ले लो, आगे तो मज़े ही मज़े हैं। अच्छा 3-13 3-14 और 3 भाईजान आप जैसे ही पास होते हैं सर्टिफिकेट और मेरिट भी ले लेते हैं, आप जैसे ही होते हैं। कई दफ़ा मैंने चेक किया सबके 2 कान होते हैं जिनके सर्टिफिकेट आते हैं। अच्छा, कौन कौन सा साल है हमारा 13, 14 और 15। ये कौन सी तारीख है 13। भाईजान एक से गले ना मिलो, साइड पे हो। अच्छा, ये कौन सी तारीख है यकम जुलाई 12, और ये कौन सी तारीख है 14, और ये कौन सी तारीख है 30-15। होते किसी शहजादे को ये बातें आज पता चल रही हों। बहरहाल तो 30-13 30-14 और 30-15। मुझे बता दें पहले वाला किराएदार किस दिन आया था यकम सितंबर। यहां से कर लूं और यहां से कर लेते हैं ना, क्योंकि ये तो जुलाई और अगस्त बन जाएगा ना। यकम सितंबर को आया था। चलें जी, पहला किराएदार जो है यकम सितंबर को आया था। यकम सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। क्लियर। ये पहला किराएदार रहा 6 महीने, फिर यही वाला फिर 6 महीने रहा, साल रहा, यही वाला साल रहा, और
कासिम छोड़ गया घर 31 जनवरी 15 को। 31 जनवरी 15 को घर छोड़ गया। मुझे रुकवा दीजिएगा जब जनवरी आए। रुक जाऊं? जनवरी आ गया है। ओ भाई ये तो जुलाई अगस्त है, खुदा के लिए कोई होश के नेल ले। जब जनवरी आए तो रुकवा दे मुझे। आ गया जनवरी। तो थोड़ा सा मेरी तरफ से ये जनवरी आ गया, तो आगे फिर क्या आएगा? फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून। तो बता दें इस दिन पुराना किराएदार चला गया। किस दिन चला गया? 31 जनवरी 15। द हाउस वॉज गिवन टू अ न्यू टेनेंट उमर ऑन जकम फरवरी, और अगले दिन अगले दिन नया किराएदार आ गया जिसका नाम क्या था? उमर था। एट अ मंथली रेंट जबरदस्त भाई, 1,20,000 वो किराया दे रहा है। पुराना कम दे रहा था, ये 1,20,000 किराया दे रहा है। तो यकम फरवरी को कौन आ गया है? नया किराएदार। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। ब्रेक लगाएं। तो पहले साल तो 10 महीने का रहा था किराएदार, दूसरे साल 12 महीने रहा था, तीसरे साल पुराना 7 महीने रहा और नया 5 महीने रहा। ऐसा ही है। चलें जी, अब आगे सवाल मत पढ़ें। और ये जो मैंने लाइन ग्रीन में हाईलाइट की है, द हाउस वॉज गिवन टू न्यू टेनेंट एट मंथली रेंट ऑफ 1,20,000, तो इस बेस पे कैलकुलेशन कर लें। पुराना किराएदार कितना रहा आखिरी साल? 31 जनवरी तक रहा है ना, 7 महीने, और नया किराएदार 5 महीने। अब कौन सा टैक्स ईयर शुरू होगा? 2015। टैक्स ईयर 2015। रेंट पुराने किराएदार से जुलाई से जनवरी तक, ऐसा ही है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। और नए किराएदार से फरवरी से जून तक। कितने महीने? 5 महीने। ओके, अब जी कैलकुलेशन करना शुरू करें। पुराने का किराया 90,000 मल्टीप्लाइड बाय 7 महीने 6,30,000। नए का किराया मल्टीप्लाइड बाय 5 महीने 6 लाख। चलें नोट कर लें। ओके, चलें आगे। अब भाईजान नया किराएदार कोई नॉन एडजस्टेबल अमाउंट ला सकता है? क्या नया किराएदार कोई नॉन एडजस्टेबल अमाउंट ला सकता है? अच्छा, पुराने को क्या करनी पड़ेगी? वापस। नए से पैसे, सुने मेरी बात सुने, नया बंदा कोई, इधर सुने मेरी बात, अब सुने, नया बंदा कोई नॉन एडजस्टेबल अमाउंट ला सकता है, और पुराने को नॉन एडजस्टेबल अमाउंट क्या करनी है? नए से पकड़ के पुराने को पैसे वापस कर दें, या पुराने के पैसे घर पड़े होंगे? हो सकता है पुराने के पैसे घर पड़े हों, वही उसको वापस कर दें, या नए से पैसे पकड़ के पुराने को वापस कर दें। हो सकता है पुराने खर्च हो गए हों, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस नए को पैसे, नए से पैसे लेने हैं और पुराने को पैसे वापस करने हैं। वो आपकी भला जैसे मर्जी करें। द न्यू किराएदार गेव 9 लाख। पुराने ने तो 6 लाख दिया था। द न्यू किराएदार गेव एज नॉन एडजस्टेबल विच वॉज, अभी मेरी इधर बात सुने, इधर देखें, तो टेंशन इधर, तो फिर कैसे समझ आएगा? द न्यू टेनेंट ने कितने दिए? 9 लाख। एज विच वॉज थोड़ा सा यूज टू रीपे 6 लाख टू, और 9 लाख में से कुछ पैसे 6 लाख हमने पुराने को क्या कर दिए? वापस कर दिए। अब मुझे बता दें ये क्या सिनेरियो बन रहा है? तीसरे साल पुराना बंदा जा रहा है और नया बंदा आ रहा है।
अब सवाल ये राइज होगा कि इस साल 9 लाख हमारी जेब में आ रहा है और पुराने का 6 लाख जा रहा है। अब सवाल ये राइज होगा कि इस साल कैसे ट्रीटमेंट करें, किसकी? नॉन एडजस्टेबल एडवांस, यानी किराए से ये एडवांस एडजस्ट नहीं होता, नॉन एडजस्टेबल एडवांस। अच्छा, इसमें ना आप कई ऑप्शंस हैं, कई ऑप्शंस हैं, लेकिन हमने वो देखना है जो लॉ मेकर कह रहे हैं। अब हो सकता है कोई बंदा ये कहे, एक जब मैं नोट करने को कहा करूं ना तब नोट किया करें, हो सकता है कोई बंदा ये कहे कि नए बंदे से आए हैं 9 लाख, तो पहले 6 लाख को डिवाइड कर रहे थे 10 से, अब 9 लाख को डिवाइड करना शुरू कर दो 10 से। हो सकता है आप में से ही बैठा हुआ कोई बंदा ये राय दे कि 9 लाख को डिवाइड कर दो 10 से, ठीक है। हो सकता है कोई बंदा ये कहे कि 9 लाख में से माइनस करो पहले 6 लाख और जो 3 लाख बचे उसको डिवाइड कर दो 10 से। हो सकता है कोई बंदा ये कहे। हर बंदा अपनी अपनी राय देगा। लॉ मेकर ने कहा भाईजान मुझे बोल लेने दो जिसकी चलनी है। सारे मशवरा कर रहे थे, अब्बू ने कहा सारे चुप करो ये होगा। तो लॉ मेकर ने कहा भाईजान मैं बताऊंगा क्या होगा। हमने कहा तू बता दे क्या होगा। कहते हैं नए से कितने आए, हमने कहा 9 लाख। कहते हैं पुराने के कितने इनकम में डाल चुके हो। आपने कहा हमने तो ऐसे नहीं सोचा। कहते हैं सोचो ऐसे। कहते हैं पुराने के कितने इनकम में डाल चुके हो। हमने कहा एक दफा तोड़ा था इसको 60,000 डाले थे, फिर दूसरी दफा तोड़ा था 60,000 डाले थे, अभी तो पुराने के 1,20,000 इनकम में डाले थे कि वो चला गया। उसका तो पूरा 6 लाख अभी इनकम में डला भी नहीं था। कहते हैं बस वो माइनस कर दो जो पुराने के इनकम में डाले थे। पुराने की 6 लाख का कितनवा हिस्सा इनकम में जा चुका है 13 में 60,000। पुराने के 6 लाख का कितनवा हिस्सा इनकम में जा चुका है 14 में। कहता है ये माइनस कर दो। लेस ओल्ड का वो हिस्सा, ओल्ड का पोर्शन जो ऑलरेडी टैक्स्ड है, यानी जिस पे ऑलरेडी टैक्स लग चुका है, ओल्ड का वो वाला हिस्सा माइनस कर दो। हमने कहा वो तो 2013 के अंदर उसका 60,000 हमने इनकम में डाला था और 2014 के अंदर भी उसका 60,000 इनकम में डाला था। कहते हैं इसको माइनस करो। माइनस करने के बाद अमाउंट एक अजीब सी आ गई 7,80,000। हम तो अपनी अकल लगा रहे थे 9 लाख 6 लाख को देख के, लेकिन ये अजीब सी अमाउंट आ गई 7 लाख। अब 780 को फौरन तो इनकम में नहीं डालेंगे, जैसे 6 लाख को फौरन इनकम में नहीं डाला था। 780 को पकड़ें और पकड़ के इसको किससे डिवाइड करें, 10 से डिवाइड करें और इनकम में कितना डालें, 78,000। अब टोटल करा दें 1308,000 और इसमें से रिपेयर अलाउंस माइनस करें और अब नोट कर लें। अच्छा, किसी ने ना अगर किसी सवाल के शुरू में आ रहा हुआ ना अगर, तो वो वाला सवाल किसी ने आज नहीं पूछना, वो मैं अगली क्लास में लूंगा आपका। ऑनलाइन वाले भी इस लेक्चर के बाद कोई सवाल पूछना शुरू ना करें जब तक कि मैं अगला लेक्चर ना करवा दूं। उसमें अगर वाले सवाल आपको पूछने की ज़रूरत नहीं है। तकरीबन 10-11 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए, मुझे पता है कितने किस्म के अगर के सवाल आते हैं। तो वो जो अगर वाले सवाल होंगे, अगर ऐसे होता, अगर वैसे होता तो क्या करते, तो वो मैं खुद सारे टेकअप करूँगा। आप लोगों को कोई सवाल पूछने की ज़रूरत नहीं। जिस वक्त मैं जितना करा रहा हूँ सिर्फ उतने करें। रिपेयर अलाउंस बोलें जी 1308,000 इंटू 1/5 जी 261,600 और जवाब 1046,400। चलें नोट कर लें। नए से जितने पैसे आए उसमें से पुराने के जितने इनकम में डाल चुके हैं वो माइनस कर दें। आज आके पता चला लॉ को फॉलो करना है, अपनी अकल नहीं लगानी। हमारी ये ड्यूटी नहीं है जानना कि ऐसा क्यों है, हमारी ये ड्यूटी है जानना कि करना क्या है बस। तो उससे 6 लाख तो उसे वापस कर दिया ना, वो 6 लाख घर लेके चला गया। हमारी बला से 6 लाख का क्या। हमें इस वक्त आए कितने हैं, हमें इस वक्त आए कितने हैं, 9 लाख आए हैं ना।
तो 9 लाख में से वो माइनस कर दें जो इनकम में जा चुके, बस ये बताया। 6 लाख बस चला गया। 6 लाख जब आया था तब भी 6 लाख को लिफ्ट नहीं कराई थी, उसको 10 से डिवाइड करके लिफ्ट कराई थी। जब 6 लाख गया तब भी 6 लाख को लिफ्ट नहीं करानी, 6 लाख के पोर्शन को लिफ्ट करानी है। ओके जी, अब ना तेरी ना मेरी लॉ की पढ़ लेते हैं, बस जो उसमें लिखा हुआ है वो करना है हमने, जो करना है वो तो समझ आ गया ना, बस तो यही होता है। इसमें आप ऑथर में भी 3 साल जैसे करना है, लॉ कह रहा है वैसे करते रहेंगे, बस खत्म। पॉइंट 3, पॉइंट 1 हमने पढ़ लिया है, 3 की तरफ आ जाए। Where the barber has refunded, where the, और बाबर ओनर है ना, where the barber has refunded non adjustable amount, कितनी अमाउंट वापस की है? 6 लाख। where the barber has refunded 6 लाख to the tenant, पुराना किराएदार कौन है? where the barber has refunded 6 lakh to Qasim on termination of tenancy and the barber lets out the building to new tenant, new tenant कौन है? उमर। then new advance, new ट्राई करने बोल, new advance, new advance कितना है? new, then new advance माइनस अर्लियर अमाउंट, ना 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 ना, न्यू ऊपर देखा करें, न्यू एडवांस माइनस अर्लियर अमाउंट नहीं, न्यू एडवांस माइनस पोर्शन ऑफ अर्लियर अमाउंट, न्यू एडवांस माइनस सच पोर्शन ऑफ अर्लियर अमाउंट दैट इज चार्ज टू टैक्स। न्यू एडवांस माइनस सच पोर्शन ऑफ अर्लियर अमाउंट दैट इज चार्ज टू टैक्स, जिसपे क्या लग चुका है? टैक्स। न्यू एडवांस माइनस सच पोर्शन ऑफ अर्लियर अमाउंट एज वाज चार्ज टू टैक्स, जिसपे टैक्स लग चुका है वो माइनस कर दें। तो असल ना बस ये बात है, ये जो रूल है, न्यू एडवांस लेस सच पोर्शन ऑफ अर्लियर अमाउंट दैट वाज चार्ज टू टैक्स। What is new advance? 9 lakh. What is the amount already charged to tax? 60 और 60। वह खत्म होगी बात, आसान है, आ जाए वापस। अच्छा, shall be chargeable, अब इस पे टैक्स लगाएंगे अंडर द हेड इनकम फ्रॉम, जिस साल पैसे आए उस साल और उससे अगले 9 साल, किस प्रोपोर्शन में? इक्वल प्रोपोर्शन। अब होगा क्या? अब आप 2015 के अंदर भी आपने 780 को 10 से डिवाइड करके 78,000 लिखा है, 2016 में भी 78,000 होगा, 2017 में भी 78,000 होगा। अब नया 10 साल का सर्कल शुरू हो गया है, अब 10 साल तक 78,000 ही ऐड होता रहेगा, ठीक है। अब आप मुझे ये बताएं, बिल फर्ज 2016 का डाटा भी दिया होता और उसमें यही वाला किराएदार होता, नया वाला, तो नॉन एडजस्टेबल अमाउंट 16 के न्यूमेरिकल में किस तरह सॉल्व करते? अब बोंगी नहीं मारनी कि आप 9 लाख को दोबारा पकड़ के पुरानी 60 और 78 माइनस कर रहे हैं। वो पुराने माइनस तो तब करने होते हैं जब कोई पुराना जा रहा है और नया आ रहा है, वो तो तब माइनस करने होते हैं। अगर अगले साल यही वाला किराएदार रहे तो एग्जैक्ट 78,000 ऐड करेंगे। जैसे पिछले 2 साल से हम 60 और 60 एग्जैक्ट ऐड कर रहे हैं, तो अगले साल आप एग्जैक्ट कितना ऐड करेंगे? 78। तो सफे के एंड पे जगह खाली है, यहां लिखें 2016 में, 2015 के नीचे जगह खाली है, किताब में लिखें, यहां किताब में लिखें 2015 के नीचे जगह खाली है, लिखें 2016 में 2000, तो ये 15 है ना, 2016 में भी हम 78,000 को नॉन एडजस्टेबल अमाउंट में डालेंगे। 2016 में भी
हम 78,000 को नॉन एडजस्टेबल अमाउंट में डालेंगे, क्योंकि अब 780 आ गया है ना, बस 780 को 10 से डिवाइड करना है। 2016 में भी हम 78,000 को इनकम में डालेंगे। ओके, अच्छा जी, सेक्शन 16 का एक हमने पढ़ा ना, इसमें क्या हुआ था, एक किराएदार आया था, एक किराएदार आया था एक किराएदार आया था लेकिन पॉइंट 3 में क्या हो रहा है, पुराना चा, नया उमर को कहेंगे कासिम को कहेंगे चा। तो ये जो हमने अजीब सा काम किया, ये कब किया करेंगे, जब पुराना जा और जब नया तब ये काम किया करेंगे। क्लियर? ओके, अब ये मैं सवाल थोड़ा चेंज करने लगा हूं, आपने मुझे बताना है कि आपको समझ आई है सवाल कैसे चेंज हुआ है। देखा ही नहीं दोबारा, हाथ धो गई। इधर देखें, आप देखें, देखें, ओ बाय बाय। क्या हुआ है, नया नहीं आया और पुराना जा, और हमारी जबान तरस रही है क्योंकि नया है, लेकिन लोग आगे कह रहे हैं इस घर में हम रहे जिसको कासिम छोड़ के गया है। ना 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 ना, कभी भी नहीं, इस घर में हम नहीं रह सकते जिसको कासिम छोड़ के गया। तौबा तौबा, हमारी तौबा। पुराना चला गया, नया कोई नहीं आ रहा। इज इट पॉसिबल? Yes, it is possible on next page example. Okay, come here guys. हर गाय अगले सफ़े पे आए, वही गाय ही क्या जो सफ़े पे ना आए। अच्छा जी, continuing from example 1, हम हंस रहे हैं जिसे example 1 भी नहीं हुई जिनसे, नहीं नहीं नहीं, मैं वैसे ही बात कर रहा हूँ। तो पेपर में जो ना ऐसा कभी आ जाए तो फिर पिछला सवाल पहले कर लिया करें। Continuing from example 1. Assume in 2015 only Qasim Ch and no new ये होता है, आप परेशान ना हो, ये कुछ दिन होता रहेगा। कैलकुलेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी ऑफ टैक्स ईयर 2015। मैं नींदें पूरी करके आया करें, ये आप क्या बहुत बड़ा एहसान होगा अपने वालिदैन पे और कायदे आजम पे। कैलकुलेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी ऑफ टैक्स ईयर 2015। इनकम हम प्रॉपर्टी निकालनी है जी 2015 की। आप बताएं भाईजान कि पुराना तो बोले पुराना तो चला गया है और नया आया कोई नहीं। पुराना वैसे कितने अर्सा रहा होगा? 7 महीने। पुराने से 90,000 कराया था, जरा 7 महीने, साथ वाले शर्म कर, सोल्यूशन पे देख रहे, इधर ऊपर देख, 90,000 ज़रब 7, 6 लाख। अच्छा, 6 लाख पुराने को दे दिया होगा, और 6 लाख पुराने को दे दिया होगा, पुराने को 6 लाख वापस कर दिया होगा। वो तो कर दिया होगा ना, वो तो बिल्कुल अलग बात है। 6 लाख पुराने को तो वापस किया होगा। अब सोचना यह है कि अब 6 लाख का क्या करें जब सिर्फ पुराना जा रहा है और कोई नया नहीं आ रहा, तो क्या करें? ऊपर देखते रहें, तो क्या करें इस 6 लाख का जब पुराना जा रहा है और नया नहीं आ रहा? तो खुद सोचें या पॉइंट 2 पढ़ के देख लें। पॉइंट 2 पढ़ के देख लेते हैं, हो सकता है आपको वैसे ही समझ आ जाए। वेयर एन अमाउंट विच इज नॉट एडजस्टेबल अगेंस्ट द is refunded by the owner to the मालिक मकान ने किराएदार को वापस कर दिया थले ऑन टर्मिनेशन ऑफ
किराए के छोड़ने पे बिफोर एक्सपायरी ऑफ 10 years, 10 साल अभी कहां पूरे हुए थे, अभी तो 2.5-3 साल हुए थे। नो पोर्शन ऑफ द 6 लाख शेल बी एलोकेटेड। 6 लाख को 10 पे तकसीम करना छोड़ दें। शायद लॉ मेकर जो है ना रिलैक्स करना चाह रहा है इसको, लॉ मेकर इसको रिलैक्स करना चाह रहा है क्योंकि उसको ना किराएदार के जाने का गम बहुत लगा हुआ है। नया किराएदार कोई आ नहीं रहा, पुराने के जाने का गम लगा हुआ है। तो लॉ मेकर कहता है यार तू जो 6 लाख को 10 से डिवाइड करके 60,000 इनकम में डालता था ना, जाने वाले साल में ना डाल, छोड़ यार, रिलैक्स कर। आने वाले साल में तो डाला था, लेकिन आने वाले साल में तो डाला था, लेकिन जिस साल में चला जाए और कोई नया ना आए, उस साल फिर आप नॉन एडजस्टेबल अमाउंट का कोई पोर्शन नहीं डालेंगे। इससे टैक्स पेयर खुश होगा ना, मेरी इनकम जरा ज्यादा नहीं होगी क्योंकि 0 रुपीज इनकम में ऐड हुई। आपका तो दिल चाह रहा था इस साल भी क्या करते थे, 6 लाख डिवाइडेड बाय 10, लेकिन लॉ मेकर कह रहे हैं आपने नहीं करना। समझना है कि नहीं करना, या सोचना भी है घर जाके क्यों नहीं करना? सोचना नहीं है घर जाके क्यों नहीं करना। ये तो हमारे स्कोप में नहीं, ये तो सीए फाइनल के स्कोप में भी नहीं कि लॉ के पीछे जो लॉजिक है वो क्या है। लॉ के पीछे तो लॉजिक का सवाल पेपर्स के सिलेबस से ही बाहर है, तो इसलिए ये तो नहीं हमने सोचना क्यों करना है, हमने बस ये देखना है क्या करना है। तो क्या करना है समझ आ गया, दैट्स ऑल। टोटल कितना आ गया? 6,30,000। मशहूर जमाना रिपेयर अलाउंस 6,30,000 जरा 1/5 1,26,000। जवाब 50,000,000। दैट्स ओवर। तो भाईजान जिस साल कोई जा रहा होगा ना और नया नहीं आ रहा होगा, तो उस साल क्या करना है? बोले बोले बोले, कुछ भी ऐड नहीं करना। तो इस सिनेरियो का नाम लिख लें 2 का। जा और आ कहां से भाईजान, क्या हो गया, ये क्या खा के हैं शहरी में? 0.2 का सिनेरियो क्या था? जा। सिर्फ पुराना क्या हो रहा है? जा रहा है। अब पुराने, अब मैं 0.2 पढ़ के आपके सवाल लेने लगा हूं, एक बार मुझे 0.2 पढ़ लेने दें। इधर देखिए ना, अब ये पिछला भी अभी तक नोट नहीं हुआ, इधर देखिए इसको। 0.2 वेयर एन अमाउंट विच इज नॉट एडजस्टेबल अगेंस्ट द रेंट, यानी 6 लाख रुपया इज रिफंडेड बाय द मालिक मकान टू द किराएदार। क्यों वापस किया तूने किराएदार को? क्या तकलीफ हो, सॉरी क्या मसला हो गया था आपको मेरे भाई, क्यों वापस किया आपने उसे? यार किराए का एग्रीमेंट खत्म हो गया था, बस वो छोड़ के जाना चाह रहा था। 10 साल से पहले ही उसका मूड बन गया छोड़ के जाने का। अब ये ना पूछिएगा 10 साल के बाद छोड़ के जाएगा तो क्या होगा। अगर उगर वाले सवाल अगली क्लास में, अभी छोड़ दें इस बात को, जितना कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है उतना काफी है। नो पोर्शन ऑफ 6 लाख शैल बी एलोकेटेड टू ईयर इन विच इट इज रिफंडेड और टू एनी सब्सिक्वेंट ईयर। भाईजान 6 लाख का 60,000 इधर भी चला गया, 6 लाख का 60,000 इधर भी चला गया। नो पोर्शन शैल बी एलोकेटेड टू दिस ईयर इन विच इट इज रिफंडेड और टू एनी सब्सिक्वेंट ईयर। ये 0.2 को जरा अच्छे तरीके से रिवाइज करें। वेयर एन अमाउंट इज रिफंडेड, नो पोर्शन विल बी एलोकेटेड टू द ईयर इन विच इट इज रिफंडेड, इसको गुदगुदी करें, टू द ईयर इन विच इट इज रिफंडेड और टू एनी सब्सिक्वेंट ईयर। जाहिर बात है आप अब ऐड करना बंद कर दें। अब ये ना पूछिएगा अगर कोई 2 साल बाद कोई नया किराएदार आ जाए, अगर उगर वाले सवाल जरा वेट कर लें अगली क्लास में। डन। तो ये था मोहतरम 0.2। अच्छा अब ऐसा करें कि जरा रेफरेंसिंग कर लें। जो ये हमारा पहला सवाल है ना, क्वेश्चन 1 एग्जाम्पल 1 बाबर वाला, इसमें जो 2013 था, इसमें मैंने आपको पढ़ाया था 16 का 0.1 और 2014 में भी मैंने आपको यही पढ़ाया है 16 का 0.1। अगर वाले कोई सवाल नहीं आज लिए जाएंगे। 2015 में भी मैंने आपको पढ़ाया 16 का 3, क्योंकि इसमें तो जा आ वाला सिनेरियो है ना, क्लियर।
और ये जो अगले सफ़े पे एग्जाम्पल है ना, अल्लाह भला करे जिनके पास नई किताबें हैं, ये कल परसों तक मैं टाइम दे रहा हूँ, नई किताबें खरीद लें, उसके बाद क्लासेस में चेक होंगी। ऐसे पूरे सेशन आपका मसला रहेगा, पेज नंबर भी, एग्जाम्पल्स भी नहीं होंगी आपके पास, कुछ फॉर्मेट्स भी मैंने चेंज किए हैं, तो ये कल परसों तक का टाइम दे रहा हूँ, सबके पास नई किताबें हों। एग्जाम्पल 1A में हमारा जी टेस्ट हुआ है सेक्शन 16 का 2, जिसमें पुराना जा रहा है और कोई नया नहीं आ रहा। जी आप कोई सवाल है पूछ लें। जी आपका क्या क्वेश्चन है? वजह तो मुझे भी नहीं पता, एफबीआर को ईमेल कर दें भाई। अगर इसमें से किसी चीज़ की आपने वजह पूछनी है तो एफबीआर को ईमेल कर दें। आईकैप को ईमेल करेंगे, आईकैप तो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, आईकैप कहेगा ये आपके सिलेबस में नहीं है। तो जो करना है वो पता समझ आ गया, किस किस को समझ आ गया जो करना है? बट ठीक है, क्वेश्चन आपको जी क्या ठीक है, ओवर कर दो।